Hello friends, welcome to my YouTube channel and in this video we are going to discuss about selection sort। तो वीडियो 4 फेज़ में होने वाली है। पहले फेज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरे में हम देखेंगे उसका सूडो कोड और तीसरे में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड और लास्ट फेज़ के अंदर हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डीप डाइव इनटू द फर्स्ट फेज़ ऑफ द वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट, हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, मैं क्विकली बता देता हूँ कि सॉर्ट, मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, मैं एक एरे ले लेता हूँ 20, 50, 40, 30, 10। ये मैंने एरे ले लिया और इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है। तो आफ्टर सॉर्टिंग मुझे ये एरे कैसा मिलेगा? ये एरे सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा मुझे मिलना चाहिए, 10, 20, 30, 40 और 50। सही है। तो जब मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा तो ये एरे मुझे कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। यही हमारी सॉर्टिंग होती है। और बहुत सारे एल्गोरिदम हैं किसी एरे को सॉर्ट करने के लिए, उन्हीं में से एक एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में सुनो या आपको उसे इम्प्लीमेंट करना हो तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो सेलेक्ट मिनिमम, ये 3 पॉइंट बस आप याद रखना, सेलेक्ट मिनिमम। और दूसरा पॉइंट है स्वैप और तीसरा पॉइंट हमारा होगा रिड्यूस द रेंज। तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा। तो जब भी आपको कहीं भी सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करना हो तो आपके जहन में 3 पॉइंट आ जाने चाहिए, सेलेक्ट मिनिमम, स्वैप, रिड्यूस द रेंज। टेंशन मत लो, अभी समझाता हूँ क्या है। देखो ये मेरा एरे है 20, 50, 40, 30, 10 और फर्स्ट जब मैं इसे एक बार इसे सॉर्ट करूँगा, देखो, और यही मुझे इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। इस प्रोसेस को मुझे बार बार रिपीट करना होगा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट मिनिमम। अब इस एरे के अंदर मुझे सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करना है। अब ये मेरा एरे है, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि 10 जो एलिमेंट है वो इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है। तो मैंने मिनिमम को सेलेक्ट कर लिया, मिनिमम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे दूसरा स्टेप मेरा क्या है? मुझे इसे स्वैप करना है। और स्वैप किसके साथ करना है ये तो मैंने बताया नहीं। देखो स्वैप करना है जितनी रेंज के अंदर हम अपने एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं ना, अपने मिनिमम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए ये मैं इतने में अपने मिनिमम एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ, तो मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई? 20 से, और एंड कहाँ पर हुई? 10 पर। तो रेंज का स्टार्टिंग एलिमेंट से मुझे अपने मिनिमम एलिमेंट को स्वैप करना है। सही है ना? मिनिमम एलिमेंट को स्वैप करना है। तो जहाँ से भी मेरी रेंज स्टार्ट होगी, जिस रेंज के अंदर मुझे अपने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, उस रेंज के फर्स्ट एलिमेंट से मुझे अपने मिनिमम एलिमेंट को स्वैप करना है। अब देखो, तो जब मैं इसे स्वैप कर दूंगा तो मुझे रिजल्ट कुछ इस तरीके का मिलेगा। 10 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और 20 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और बाकी बचे हुए 50, 40 एंड 30 ये मेरे एज इट इज़ रहेंगे। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद, फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद मुझे एरे कुछ इस तरीके का मिलेगा। सही है। अब देखो इतना पार्ट मेरा सॉर्ट हो चुका। अब देखो मैंने स्वैप कर दिया, अब मुझे क्या करना है? रिड्यूस द रेंज। मैंने सेलेक्ट मिनिमम कर लिया, मैंने उसे स्वैप कर दिया और लास्ट पार्ट मेरा क्या है? लास्ट स्टेप मेरा क्या है? रिड्यूस द रेंज। मैंने अब रेंज को रिड्यूस कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में देखो मुझे ये एरे मिलेगा 10, 50, 40, 30 और 20, ये मुझे एरे मिलेगा। और रेंज इस बार मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी रेंज होगी, क्योंकि मैंने बताया था रिड्यूस द रेंज, क्योंकि ये तो मेरा इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे है जहाँ इसे होना चाहिए। ये देखो ये अपनी सही पोजीशन पर आ चुका। तो मैं रेंज को रिड्यूस करूँगा। अब मुझे इस रेंज के अंदर अपने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। सही है।
तो फाइंड आउट करते हैं। इस रेंज के अंदर मेरा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 20 है। तो मैं क्या करूँगा, इस 20 को रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट से स्वैप करूँगा। अब 10 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 20 यहाँ पर आएगा और 50 यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर ये 20 आ गया, 40 एंड 30 एज इट इज़ रहेगा और 50 यहाँ पर आ जाएगा। सही है, नो प्रॉब्लम। अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है, दैट्स ओके। अब बात करते हैं इसकी थर्ड इटरेशन में क्या होगा। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब इसकी थर्ड इटरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, इसकी थर्ड इटरेशन में मुझे एग्जैक्ट ये वाला एरे थर्ड इटरेशन में प्रोसेस होने के लिए आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10, 20, 40, 30, 50 ये एरे मुझे मिलेगा। क्योंकि देखो ये एरे है, ये एरे यहाँ पर प्रोसेस होने के लिए आएगा। अभी ये सेकंड एरे थर्ड में आएगा। तो थर्ड इटरेशन कंप्लीट होने के बाद जो मुझे एरे मिलेगा वो मुझे ये वाला मिलेगा। सही है ना। तो रेंज मेरी इस बार यहाँ से थी 50 से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एरे जहाँ इनकी पोजीशन है, जहाँ इन्हें होना चाहिए था, ये वहीं पर हैं। देखो ये वहीं पर आ चुके हैं, तो इन्हें छेड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे एक बार स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, अब इसमें क्या होगा, 10, 20। अब मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरी रेंज स्टार्ट हुई यहाँ से 40, 30, 50। अब देखो क्या करना है, इस रेंज में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, ओबियस 30 है। तो इस 30 को रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट से मुझे स्वैप करना है। तो रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट मेरे पास 40 है, तो मैं 30 को यहाँ पर ले आऊँगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा। ये स्वैप हो गया। अब 50 मेरा एज इट इज़ रहेगा। तो थर्ड इटरेशन के बाद मुझे मेरा एरे कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब फोर्थ इटरेशन को देखते हैं। तो यही एरे मुझे फोर्थ इटरेशन में प्रोसेस करने के लिए मेरे पास आएगा 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो यहाँ पर 10, 20, 30 यहाँ तक मेरी रेंज कहाँ तक थी, मेरी रेंज यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। इस बार मैंने रेंज को रिड्यूस किया। अब मेरी रेंज बची कितनी, सिर्फ इतनी। अब मुझे क्या करना है, मेरा 10, 20, 30 ये तो मेरा एज इट इज़ रहेगा। और आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। अब इस रेंज में से, इस रेंज के अंदर से सबसे छोटा एलिमेंट मेरा क्या है, 40 है। इस रेंज में सबसे छोटा एलिमेंट मेरा 40 है। और 40 को जब मैं स्वैप करूँगा, इसके रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट से मुझे उसे स्वैप करना है। और रेंज के स्टार्टिंग में मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो ये मुझे एज इट इज़ ही मिल जाएगा। सही है। और आप देख सकते हैं ये मेरा इतना एरे सॉर्ट हो चुका। अब ये फर्दर फिफ्थ इटरेशन में प्रोसेस होने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। अब ये मैं इसे नहीं भेजूँगा, क्योंकि आप एक बात पे गौर करो, जब ये फर्स्ट इटरेशन में था, फर्स्ट इटरेशन में जब हम थे, उसमें इसने क्या किया, इन 5 एलिमेंट में से जो सबसे छोटा एलिमेंट था उसको लेफ्ट हैंड साइड में उसे बिल्कुल, मतलब उसे सॉर्टेड जहाँ उसे होना चाहिए था उसे वहाँ पर रख दिया। सेकंड इटरेशन में सेकंड मिनिमम को रख दिया, थर्ड इटरेशन में थर्ड मिनिमम को रख दिया, फोर्थ इटरेशन में फोर्थ मिनिमम को रख दिया गया। बचा क्या, लास्ट। तो जब इससे पहले एलिमेंट सारे सॉर्ट हो चुके, तो लास्ट वाला तो मेरा ऑब्वियसली सॉर्टेड होगा, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर ऑलरेडी मौजूद होगा, मुझे तो उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने अब तक देखा यही हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है। अब देखो, अब वीडियो का सेकंड फेज स्टार्ट होता है। इसमें हम सूडो कोड लिखेंगे। अब सूडो कोड लिखने से पहले हमें इस पैटर्न में से कुछ ऑब्जर्व करना होगा, ब्रीफली ऑब्जर्व करना होगा, केयरफुली। देखो अब आप एक बात पे गौर करो, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ एक बार। मैं इसका कलर ले रहा हूँ रेड। इसका इंडेक्स होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब सबसे पहले मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, और कहाँ तक गई, 4 तक। 0 से स्टार्ट हुई, 4 तक गई। एरे में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी रेंज 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक गई। बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरे इटरेशन में ये रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, 4 तक गई। मैं कह सकता हूँ 1 से n-1 तक गई।
इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि इसमें थर्ड इटरेशन में मेरी रेंज स्टार्ट हुई सेकंड से 4 तक गई, और मैं इसे भी कह सकता हूँ 2 से n-1 तक गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब तक। और फिर इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरी रेंज 3 से स्टार्ट होकर 4 तक गई, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरी रेंज 3 से स्टार्ट हुई n-1 तक गई। n-1 को तो मुझे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, और 3 मेरा क्या है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n-2। तो जब n-1 मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी रेंज को सिर्फ n-2 तक लेकर जाऊंगा। तो मेरी रेंज जो स्टार्ट होगी वो 0 to n-2 रहेगी, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट में इसे चेक करूं या ना करूं ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। सही है, ओके। तो अब इसका सूडो कोड लिखते हैं। अब हम इसका सूडो कोड लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 0 से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ i, इसे इटरेट करना होगा मुझे 0 to n-2, जो कि मैंने आपको यही बताया। उसके बाद यहाँ पर मेरा पहला प्रोसीजर जो है ये वाला, रेंज में सेलेक्ट कर रहा हूँ हर बार, और रिड्यूस रेंज, ये हर बार जब भी इसकी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो रेंज तो ऑटोमेटिक रिड्यूस होती चली जाएगी। अब मुझे करना है सेलेक्ट मिनिमम और स्वैप, ये दो काम मुझे और करने हैं। यहाँ पे मुझे करना है सेलेक्ट मिनिमम। सेलेक्ट मिनिमम ना करके मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मुझे करना है फाइंड मिनिमम। मुझे अपना जो मिनिमम एलिमेंट है फाइंड मिनिमम, उसे मुझे फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जब मैं उसे फाइंड आउट कर लूँ तो फिर मुझे उसे स्वैप करना है। तो सबसे पहले ये तो मैंने देख लिया। अब मैं आपको एक और इसका सूडो कोड लिख कर दिखाता हूँ कि मैं मिनिमम को फाइंड आउट कैसे करूँगा। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है 20, 50, 40, 10, 30। इस एरे में मुझे अगर सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूँगा। मैं उसे फॉर लूप के ज़रिए इटरेट कर लूँगा, और किसी भी इसमें से एक को मैं सबसे छोटा एलिमेंट मान लूँगा। मैं इसे मान लूँगा, मैं इसमें इसे मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ 4j, 0 से स्टार्ट करूँगा, सॉरी, मैं इसे 0 to n-1 तक मुझे ले जाना होगा, क्योंकि ये मेरा 0th इंडेक्स पर है और ये मेरा n-1 है, ये मेरा n-1 है। तो 0 to n-1 मुझे चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स में मान लेता हूँ i। देखो अब मेरी बात गौर से सुनना। यहाँ पर देखो रेंज मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। i की वैल्यू मेरी 0 है, तो और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं मेरी रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक। i की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या है, 1 है, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक। i की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। तो मतलब मुझे अनसॉर्टेड एरे में ही तो फाइंड करना होगा अपना मिनिमम एलिमेंट, और अनसॉर्टेड एरे की स्टार्टिंग कहाँ से है, वो पहले तो 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, और ये वैल्यू किसी और की नहीं बल्कि i की वैल्यू है। ठीक है ना। तो मैं इसे, मेरी जो स्टार्टिंग रेंज होगी वो मेरी i से स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, और i की वैल्यू इस वक्त 0 है, तो मैंने i कर दिया। तो मैं अब j को इटरेट करूँगा और कंपेयर करूँगा इनको, हर एक एलिमेंट को इसके साथ, 20 के साथ, i के साथ। अगर ये इनमें से कोई भी छोटा मुझे मिलता है तो मैं इस इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ अगर एरे का j छोटा है एरे के मिनिमम इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे, तो उस केस में क्या करो, उस केस में आप करो जो मिनिमम इंडेक्स है मेरा उसे बराबर कर दो j के। अभी मैं समझाता हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर एरे का j बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, मैं चेक कर रहा हूँ क्या छोटा है एरे के मिनिमम इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे। तो इस केस में एरे का j क्या होगा,
और जे में स्टार्ट कर रहा हूँ, जे में 0 से स्टार्ट ना करके मैं यहाँ पर जे को स्टार्ट करूँगा i+1 से, क्योंकि i तो मेरा 20 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। मान लीजिए मेरी पूरी रेंज है और रेंज हमेशा मेरी i से स्टार्ट होगी। i जो मेरा है वो रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। तो मैं 20 को 20 से थोड़े ही कंपेयर करूँगा, i को i से थोड़े ही कंपेयर करूँगा, मैं इस i को i+1 से कंपेयर करूँगा। सही है, तो i तो मेरा ऑब्वियस इसमें है, तो मैं i+1 से j को स्टार्ट करूँगा। तो i+1 यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा i+1, i जब मेरा 0 है तो i+1 मेरा 1 होगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या 50 छोटा है एरे के मिनिमम इंडेक्स पर, क्या है 0 है, और 0 पर क्या है 20 है। तो क्या 50 छोटा है 20 से? नहीं भाई, ये बात मेरी गलत है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और जब ये ट्रू नहीं होगी तो मिनिमम इंडेक्स मेरा यही माना जाएगा 0 जो पहले था। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इसके बाद क्या आएगा 40, क्या 40 छोटा है 20 से? ये 40 आएगा, जे की वैल्यू बढ़ेगी। 40 तो छोटा नहीं है 20 से, तो ये केस भी मेरा फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या 10 छोटा है 20 से? हाँ जी, 10 तो छोटा है 20 से। इस बार मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मिनिमम इंडेक्स को बराबर कर दिया जाएगा जे के, और जे इस बार क्या है मेरा 10 है, और 10 मेरा क्या इंडेक्स है 0 1 2 3। 10 इंडेक्स मेरा बनता है 3, तो मिनिमम इंडेक्स को बराबर कर दिया जाएगा 3 के। तो जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर मुझे मेरी रेंज में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसका इंडेक्स मिल जाएगा, और जब मुझे उसका इंडेक्स मिल गया तो वो एलिमेंट भी मुझे मिल गया, और मुझे जिसके साथ उसे स्वैप करना है वो वैल्यू i की है, क्योंकि रेंज हमेशा i से स्टार्ट होगी हमारी, तो मैं उन्हें ईजिली स्वैप कर सकता हूँ। तो ये तो तरीका हुआ फाइंड मिनिमम एलिमेंट हमें कैसे ढूंढना है, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि स्वैप कैसे करेंगे। अब हमें करना है स्वैप। तो स्वैप के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग सूडो कोड लिखता हूँ। स्वैप का सूडो कोड में लिख रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या होगा, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा टेम्प के नाम से, और एरे का i को मैं इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर प्रिजर्व कर लूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर है, मान लीजिए सबसे छोटा है, जब मैं इसे इसके साथ स्वैप करूँगा, ये मेरा i है और ये मेरा मिनिमम इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है। सही है, तो i को मैंने इसके अंदर प्रिजर्व कर लिया, और मुझे स्वैप किसे करना है, अब मुझे एरे के i को एरे के मिनिमम इंडेक्स पर जो एलिमेंट है, मिनिमम इंडेक्स पर जो मेरा एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करना है, और एरे के मिनिमम इंडेक्स पर जो एलिमेंट है मुझे उसमें टेम्परेरी वैल्यू, इसकी वैल्यू इसके अंदर डालनी है। सही है, तो इस तरीके से मैं इसे स्वैप कर लूँगा। अगर मैं इस चीज़ का यूज़ ना करूँ, इस चीज़ का जो मैं, अगर मैं इसे रहने दूँ तो मैं स्वैपिंग नहीं कर सकता, मुझे किसी तीसरे वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसे रहने दूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एरे का i, एरे के i में जो भी वैल्यू होगी वो रिप्लेस कर दी जाएगी इससे। मान लीजिए मिनिमम इंडेक्स पर 20 है, तो इसके अंदर 20 आ जाएगा, यहाँ पर इसमें 20 आ जाएगा, और फिर मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि 20 थी, इसमें भी 20 हो गई, तो यहाँ पर 20 होगी, और फिर यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे ना करके यहाँ पर इसे एरे का i ही असाइन कर देता तो दोनों में सेम वैल्यू 20 मुझे मिलती, और स्वैपिंग तो हुई नहीं, तो हमारा एल्गोरिथम यहाँ पर स्टक हो जाता और फेल हो जाता। सही है ना, तो मुझे किसी थर्ड वेरिएबल का यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। मैं इसे अंडू करता हूँ, फिर से वैसा ही करता है। सही है, अब हमने अपना ये देखो, मैंने इसका ओवरव्यू भी आपको बता दिया, और इसका इस एल्गोरिथम का सूडो कोड भी मैंने आपको बताया, और फिर मैंने फाइंड मिनिमम का सूडो कोड आपको ये बताया यहाँ पर, और स्वैप का सूडो कोड ही मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ, उसमें हम इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब देखो
ये मेरा मैंने VS कोड खोल लिया है और इसमें हम अब अपना कोड लिखेंगे। ये देखो, ये मेरा मेन फंक्शन है और यहाँ पर मैं एरे को रीड कर रहा हूँ और ये मेरा सिलेक्शन सॉर्ट है। बेसिकली मुझे इस सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन को कंप्लीट करना है। देखो अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसे, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई जब तक छोटा है बराबर है n-2 के, सॉरी कुछ गलती से कुछ और की दब गई, n-2 के, और आई को तब तक प्लस करते रहो। अब देखो ये मैंने कहाँ से किया, ये मैंने आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि आई को स्टार्ट करना है 0 to n-2, n-1 तक मैंने इसे क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट वाले को मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस चलता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इन मिन इंडेक्स के नाम से। मिन इंडेक्स मैं इसे कोई भी वैल्यू अभी असाइन नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखो मिन इंडेक्स इक्वल्स टू, मैंने इसे आई असाइन कर दिया क्योंकि मैंने आपको अभी सूडो कोड के अंदर समझाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फाइंड मिनिमम एलिमेंट को मैं फाइंड आउट करूँगा अपनी रेंज के अंदर। तो मैं यहाँ पर करूँगा फॉर इंट जे इक्वल आई प्लस 1, क्योंकि मुझे अनसॉर्टेड एरे में अपने सबसे छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि मैं सॉर्टेड वाले में भी उसे फाइंड आउट करूँगा, नहीं, अनसॉर्टेड एरे में। तो अनसॉर्टेड एरे हमेशा आई से स्टार्ट होगा, जहाँ से रेंज स्टार्ट होगी। तो यहाँ से मैं उसे स्टार्ट करूँगा और जब तक मेरा j लेस देन और इक्वल टू n-1 है तब तक मुझे उसे चलाना है और मैं उसे j++ कर दूँगा। और मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा, इफ़ एरे का j लेस देन है एरे के मिनिमम इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसके। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा j से, और ये मैंने कर लिया। अब बात करते हैं स्वैपिंग की। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, सेलेक्ट मिनिमम, सेलेक्ट हमने मिनिमम कर लिया। अब हमें स्वैप करना है, स्वैपिंग हम यहाँ पर करेंगे। देखो C++ के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्वैप, तो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। स्वैप करेंगे और मैं यहाँ पर एरे के आई से एरे के मिनिमम इंडेक्स को स्वैप करूँगा। ये मैंने स्वैप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, ये मैंने टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ G++ और इस फाइल का नाम मुझे लिखना होगा test.cpp और एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक exe फाइल मुझे जनरेट होकर मिल गई। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो मैं अब इसे सिंपली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, ./ और इस फाइल का नाम a.exe। और अब ये मुझसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो एरे के अंदर होना चाहिए वो मैं इसे 5 दे रहा हूँ। और अब मैं इसे एलिमेंट देता हूँ अपने 20, 50, 40, 30, 10 मैंने ये एलिमेंट दे दिए। और आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली मुझे उन एलिमेंट्स को सॉर्ट करके दे दिया। सही है। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये इनबिल्ट फंक्शन क्यों इस्तेमाल कर लिया। मैं इसको कमेंट करता हूँ और आपको वही वाला करके दिखाता हूँ। इन टेम्प इक्वल्स टू एरे का आई, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एरे के आई को मैं बराबर कर दूँगा एरे के मिनिमम इंडेक्स से, और एरे के मिनिमम इंडेक्स को मैं बराबर कर दूँगा इस टेम्प के। मैं इसे क्लियर करता हूँ और G++ इस फाइल का नाम test.cpp, क्योंकि मुझे इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल दोबारा से जनरेट करनी पड़ेगी। ये मैंने कर दी, वो अपडेट हो गई। अब मैं उसे रन करता हूँ ./ और a.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम और एंटर। अब मैं इसे 5 एलिमेंट दूंगा, 50, 20, 40, 30, 10। तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 इसने सक्सेसफुली मुझे मेरा सॉर्टेड एरे रिटर्न कर दिया। अब वापस से चलते हैं बोर्ड पर और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पेन का। मैं इसका कलर ले रहा हूँ येलो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चेक करेंगे। देखो यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये देखो ये 0 to n-1 चल रहा है, मतलब ये 0 to n-1।
तो रफली मैं कह सकता हूँ कि ये n स्टेप्स चल रहा है, रफली मैं कह सकता हूँ कि ये n स्टेप्स चल रहा है। ओके, और इसके बाद इसके अंदर का जो लूप है ये वाला, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से करते हैं, ये देखो 0 to ये चल रहा है मेरा 0 to n-2, ये 0 to n-2 चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये रफली n स्टेप कवर कर रहा है, और ये जो है ये हर बार जब भी n की वैल्यू चेंज होगी ये पूरा पूरा इटरेट हो रहा है। मान लीजिए जब i की वैल्यू 0 है तो ये चलेगा ये चलेगा 0 से लेकर n-1 तक। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये चलेगा 1 से n-1 तक। जब उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ये चलेगा 2 से n-1 तक। तो इसी तरीके से i की मैक्स वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, n-2 तक। तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये हमारा n-2 टू n-1 तक जा सकता है, सही है ना। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये रफली स्टेप्स 2 बनते हैं, और यहाँ पर कितने बनते हैं, यहाँ पर 3 बनते हैं, और यहाँ पर 4, इस तरीके से ये बनते हैं। तो अगर मैं इनका एक सिंपल इक्वेशन लिखूँ यहाँ पर n + n+1 + n+2, इसी तरीके से लास्ट में 2, और मैं एंड में +1 भी लिख सकता हूँ। और क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनसे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, n, इसका रिजल्ट क्या आएगा, n, n+1 और /2। अब इसका क्या आएगा, n²/2 n/2, ये मेरे पास मुझे मिल जाएगा। ओके, अब देखो क्योंकि एक कांस्टेंट है, मैं इस पे कोई अगर n चेंज होता है तो ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं इस पे पड़ने वाला, और मैं कांस्टेंट को भी रिमूव कर देता हूँ तो मुझे मिलती है ये मेरी डोमिनेंट टर्म। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n², जो कि अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। स्क्वायर में जो भी एल्गोरिदम होते हैं वो बेसिकली अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अगर हमें ब्रूट फोर्स, खैर उसे छोड़ो अभी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारी बनती है n², सही है। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखते हैं, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, n-2, क्या मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो n के बिहाफ पर मतलब घट बढ़ रहा हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ घट रहा हो या बढ़ रहा हो। देखो मैं यहाँ पर ये भी जस्ट कांस्टेंट ऑपरेशन है, और ये भी एक कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये भी, और ये जस्ट एक कांस्टेंट ऑपरेशन है। तो मैं बाहर से कोई भी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।